बहुत शुक्रिया चेसी साहब, आप ज्वाइन करें। एक रीसेंट डेवलपमेंट ये है कि पेंटागन की तरफ से इंटरनली ईमेल की गई, उसमें कहा गया कि स्पेन को नेटो से निकालें क्योंकि स्पेन के वज़ीर आज़म ने खुल के इसराइल और अमेरिका के एग्रेशन के ख़िलाफ़ बात की है। ये क्या अमेरिका पे दबाव न डाल सकते हैं इस तरह के नैरेटिव, और इसमें फिर नेटो का क्या मुस्तकबिल रहता है? क्योंकि इससे पहले तो नेटो ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट सदर को ट्रंप को कागजी सदर कह देना, इसका ही क्रेडिट देना चाहिए नेटो को। बहुत शुक्रिया, आपने अच्छे अल्फाज से भी इस्तेमाल किया और इनवाइट भी किया। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प तो अभी आए हैं। नेटो अगर पहले देखें तो जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी, बड़ा क्विकली, मैं ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी तो अमेरिका ज्योग्राफिकली दूर था, उसकी तबाही नहीं हुई थी। बाकी मुल्क तबाह हुए आपस में लड़के, तो अमेरिका आया और उसने आके कहा मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें पीस इंश्योर करूंगा, क्योंकि रिलेटिवली मिलिटरीली इंटैक्ट था अमेरिका उस वक्त। तो वहां से लेके वो कैरी फॉरवर्ड किया। फिर वर्ल्ड वॉर 2 आई, फिर खुद उसने जब न्यूक्लियर बॉम्ब चला दिया तो और दहशत फैल गई कि बड़ी पावरफुल चीज़ है, उसके पास तो हौसला भी है, कैपेबिलिटी भी है। उस ज़माने में बहुत सारे ममालिक पास था भी नहीं न्यूक्लियर। तो बॉम्ब चलाने के बाद फिर उसने दोबारा रैली किया और फिर 1961 में नेटो बनी। जब नेटो बनी तो एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी था उन ममालिक में जो बने, और 40-45 लोग मुल्कों को इकट्ठा किया अमेरिका ने और कहा कि हम रेलेवेंस हो जाएंगे ज़्यादा। डॉलर ऑटोमेटिकली पिक कर गया जब इतने मुल्क कन्वर्ज कर गए, तो डॉलर मजबूत वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से होना शुरू हुआ था। फिर 40s में आकर ये हुआ और 50-60s के अंदर आकर 61 में जब नेटो बनी तो एक डिपेंडेंसी इन मुल्कों की हो गई। अमेरिका उसका कभी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाता रहा। नाजायज़ फ़ायदा का मतलब ये है कि करता रहा, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह हुआ है। हिस्टोरिकली मैंने इसलिए कनेक्ट किया है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट प्रीवियस जो थे, जब उन्होंने इराक पर हमला किया, सीरिया पर किया, पहले अफगानिस्तान पर पहला हमला किया, तो वो क्या करते थे कि यूनाइटेड नेशन से एक सेरेमोनियल रेजोल्यूशन पास करवाते थे। फिर वो अपनी कांग्रेस के पास ले जाते थे, अप्रूवल लेते थे और फिर नेटो को कहते थे कि आओ मेरे पीछे, हमने फलां जो रोक स्टेट है, चाहे वो इराक हो या सद्दाम हुसैन हो, उनको जाकर हमलावर होना है। तो वो हमला कर देते थे। फाइनेंशियल बर्डन भी जो कॉमन होता था, ह्यूमन लॉसेस का भी होता था, और अगर एम्बेरसमेंट होती थी वो भी डिवाइड हो जाती। इस दफ़ा नहीं हुआ। इस दफ़ा ये हुआ कि प्रेसिडेंट ने कोई यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन पास नहीं कराया, कांग्रेस से अप्रूवल नहीं लिया, नेटो को बुलाया नहीं, बल्कि तकरीबन जो उनके 11 महीने या 10 महीने इससे पहले थे, जंग से पहले, इसमें उन्होंने कहा तमाम ममालिक को फंड किया वन वे और दी अदर। पहले कनाडा को कहा कि हिस्सा बन जाओ हमारा, फिर ग्रीनलैंड पे नज़र रखी, फिर यूरोपियन यूनियन को बहुत गुस्सा किया, फिर रूस के साथ बात नहीं बनी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ऑफेंड करने के बाद स्टैंड लोन अमेरिका ने सोचा, खास तौर पर जब वेनेजुएला हो गया तो उनको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस हुआ। ये कैपिटलाइज किया नेतन्याहू ने, और प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये कहा कि आप जंप इन करें, बस ये वेनेजुएला प्लस होगा, तारीख आपको याद रखी जाएगी कि 47 सालों में और सदर कोई कर नहीं सका, तो आपका नाम तारीख में याद रखते। एंड नाउ रेस्ट इज हिस्ट्री। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प अब रिलेटिवली फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, क्योंकि जब इकट्ठे अगर ये आते, जरा विजुलाइज करें कि यहाँ 44 मुल्क हमलावर होते, यूनाइटेड नेशंस का कोई रेजोल्यूशन होता, कांग्रेस ने अप्रूवल किया होता, बजट अनलिमिटेड होता, तो क्या होता? कहीं बेहतर होती प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए स्टैंड लोन, ये एलिमेंट ऑफ एम्बैरेसमेंट ना होता, ये आइसोलेशन फील ना होती। अब उनको आइसोलेशन इसलिए फील हो रही है कि ही इज द वन मैन, जिनको कहा गया था कि ट्रॉफी आपको मिलेगी, वो ट्रॉफी उल्टा अमेरिका का जो मिथ था, जो वकार था, जो इनविंसिबिलिटी थी। बिल्कुल खालिद साहब, एक और सवाल, और क्या इसीलिए, क्या इन्हीं रीजंस से जो आप मेंशन कर रहे हैं, ऐसी डिप्लोमेसी की जा रही है जिसकी इंफॉर्मेशन मीडिया के पास नहीं है, और पार्टीज़ कॉन्फिडेंट हैं, बैकडोर बातचीत चल रही है कि इवेंचुअली हम इस पीस को की एक्सटेंशन करें, और पार्टीज़ ये भी चाहती हैं कि वो उस फॉल आउट से बचें जो डोमेस्टिकली हो सकता है, स्पेशली अमेरिका? देखिए, इस तरह के जो भी मुज़ाकरात होते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी में होते हैं। पिछली जंगें आप तमाम देख लें, प्रेसिडेंट ओबामा का बयान उठाकर देख लें, जब 2015 में JCPOA साइन हो रहा था, और उसके तकरीबन 1.5 साल पहले मुज़ाकरात एक्सटेंसिव हो रहे थे, पब्लिक को बहुत कम पता था। मुज़ाकरात तो 2009 से हो रहे थे, 2015 में आके जब साइन हुआ तो बहुत कम लोगों को पता था कि क्या है। जब शेयर किया गया तो लोगों ने अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा हो गया, सिवाय इसराइल के, उसने कंडेम किया था कि ये ठीक नहीं हुआ। तो मैं इसलिए हिस्ट्री से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि ये अभी कॉन्फिडेंशियलिटी रखी जा रही है, ये लॉजिकल है, रखनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जहाँ भी कॉन्फिडेंशियली ब्रीच हुई है वो मोस्टली अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से हुई है, क्योंकि वो एक ट्वीट सुबह करते हैं, ट्रूथ शाम को कर देते हैं, फिर किसी को बयान दे देते हैं, किसी को आते जाते मीडिया पे फोन पे बता देते हैं। तो ये सो अनलाइक अ प्रेसिडेंट, जो मेरा मानना ये है। उनको ज़ाहिर है ज़्यादा कंपोजर की ज़रूरत है, और अभी किसी ने कल परसों ही मजाक किया था कि अगर उनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट सारे बंद कर दिए जाए तो जंग जल्दी ख़त्म हो जाए, बिकॉज वो एक माइलेज लेना चाहते हैं ऑप्टिक्स के थ्रू। जंग परफॉर्म कर चुकी है ईरान की फौज भी,
और अमेरिका की फौज भी 40 दिन तक। जो परफॉर्म किया है वो ही वैल्यू ऐड होती है, लेकिन अगर आप वहां परफॉर्म नहीं कर सके तो फिर आपको ऑप्टिक्स की तरफ सहारा लेना पड़ता है। तो खालिद साहब, इसका मतलब है कि इन रिपोर्ट्स में कोई वजन नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अभी तक ऑप्टिक्स हैं। ये अमेरिकन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका ने नए हमलों की तैयारी की है, जिसमें तेज़ रफ्तार छोटी कश्तियाँ, बारूदी सुरंगें बिछाने की इतलात है, गैर रवायती अस्करी वसाइल को इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या अमेरिका के पास इस तरह के वसाइल मौजूद हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के इर्द गिर्द इस तरह के हमले कर सके, या करेगा? क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो कैपेसिटी दिखानी थी वो तो दिखा दी है। देखिए, कल ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्ट्रैटेजी एंड एनालिसिस है, जिसने वो क्लेम किया है कि हमने 3 सीक्रेट डाटा निकलवा लिया है पेंटागन से, और मैं क्विकली शेयर करता हूं कि मुझे लॉजिकल लग रहा है। वो कहते हैं कि इस वक्त प्रिसीजन गाइडेड मुनिशन जो अमेरिका के पास है वो 45% कंज्यूम कर चुका है, 50% पैट्रियट कर चुका है, 30% टॉमाहॉक मिसाइल कंज्यूम कर चुका है। जो आप ज़हन में रखिएगा, 850 टॉमाहॉक सिर्फ 4 हफ्ते के अंदर अमेरिका ने फायर किए थे। फायरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ मसला ये है कि जो पैट्रियट फायर किए गए हैं सैकड़ों की तादाद में, वो 90 सिर्फ बनते हैं 1 साल में अमेरिका में। ये एक डेटरेंस अमेरिका ने रखी हुई थी कैपेबिलिटी। जब आपका ओवरऑल स्टॉक पाइल 50% पर आ जाए, लोग कहते हैं, और वही स्टडी कहती है कि ईरान का भी 50% पर आ गया, तो मैं कैसे मान लूं कि ईरान का स्टॉक पाइल 50% और अमेरिका का स्टॉक पाइल 50% एक ही जैसा खतरा है? ऐसा नहीं है। अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक सूरत हाल है अगर उनका स्टॉक पाइल 50% पर आ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी शो कर दिया, क्योंकि ये स्टॉक पाइल तो 12-14 साल में होगा इकट्ठा। सिर्फ आप ये 1200 मिसाइल जो मारे गए हैं पहले 24 घंटे 48 घंटे के अंदर, पैट्रियट जो फायर किए गए हैं, सिर्फ 1200 को मल्टीप्लाई 90 से करें तो 13.5 साल की प्रोडक्शन आती है। डबल कर ले तब भी 7 साल लग जाएंगे उनको बनाने में। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी पता है कि हमारी वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है। वल्नरेबिलिटी क्यों बढ़ गई है? अमेरिका ने ईरान की तरफ से डिफेंड नहीं करना होता। अमेरिका ने क्या करना होता है? उसने एक कॉन्टीजेंसी हमेशा इजराइल के लिए तैयार रखी होती है। उसने यूक्रेन को भी सपोर्ट करना है। उसने चाइना को भी डिटर करना है कि मैं आ जाऊंगा, तुम ताइवान की तरफ मत देखना। तो चाइना इस वक्त सबसे ज्यादा सुकून में है। वो चाहता है एवरी पैट्रियट, एवरी टॉमाहॉक जो फायर कर रहा है अमेरिका, वो कहता है एक मेरे मुकाबले में लेस हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी गेम है अमेरिकन ने। और सर, इसी गेम में एक और नुक्ता मैं चाह रही थी आप भी इसके ऊपर रिस्पॉन्स करें। पहले भी हमारे पैनलिस्ट से मैंने पूछा और इस पर मल्टीपल ओपिनियन आ रही हैं। डू यू थिंक दैट 60% ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम दैट रशिया ऑलरेडी एक्सप्रेस टू हैव, वो उसकी डीलिंग कैसे होगी, वो मुझे बताएं। क्या वो, अगर ये ऐसा होता है तो क्या रशिया उसको टेक ओवर करेगा, उसको सिक्योर करेगा, लेकिन उसको इस्तेमाल करने की अथॉरिटी ईरान के पास रहेगी, या ये दोनों चीज़ें रशिया के पास चली जाएंगी? क्योंकि जो मॉस्को का विजिट है ईरानी फॉरेन मिनिस्टर का, वो इसी तरह के सवाल उठा रहा है। पॉसिबली है ये वाली बात आपकी कि वहाँ वो ये मुज़ाकरात करने जा रहे हो कि वो न्यूट्रलाइज एक वेन्यू के सेंस में शिफ्ट करने को तैयार हो। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, जब आपको एक डिस्ट्रक्शन का मटेरियल सो कॉल्ड आपने ख़त्म कर दिया और हैंड ओवर करना है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन करे? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि वॉर ट्रॉफी की शक्ल में अमेरिका में कुछ लेके जाऊं और लोगों को कहूं कि देखो, मैं जो 47 साल में कोई सदर नहीं कर सका, मैंने कर दिया। ये रही वॉर ट्रॉफी, क्योंकि वॉर ट्रॉफी तो ढूंढ रहे हैं, मैं तो बड़े दिनों से कह रहा हूँ। अच्छा, अब ऑप्टिकली क्यों इंपॉर्टेंट है? सिंपल कोई रॉकेट साइंस है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, जिसने 2015 से लेकर 2018 तक नंबर ऑफ विजिट्स किए थे ईरानी साइट्स के, और कहा था कोई सीरियस वायलेशन नहीं हो रही। उनको हम क्यों भूल जाते हैं? जब दुनिया में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह के प्रोसेस को डील करती है या डिस्पोज ऑफ भी कर सकती है, तो मुझे नहीं समझ आती कि हम ईगो का इशू ऑप्टिक्स परसेप्शन का बनाया हुआ हमने कि भाई ये लेके जाएगा या वो लेके जाएगा। आप एग्री कर जाए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन की एक होने पे, उसको वैल्यू करें, उसको कहें डिस्पोज ऑफ करें, कंसेंसस डेवलप करके थर्ड पार्टी को दे दें या डिस्ट्रॉय वो खुद। और इसमें ईरान को फ्लेक्सिबिलिटी शो करने की जरूरत है। ईरान को भी जरूरत है, अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी फोरगो करने की जरूरत है कि मुझे वॉर ट्रॉफी नहीं चाहिए जब तक एक काम हो रहा है। देखिए, एक जब बर्तन टूट गया, एक तो आप ये कहते हैं मैं टूटा हुआ बर्तन लेके जाना चाहता हूँ घर दिखाने के लिए कि मैंने बर्तन तोड़ा है, तो इट डजंट मैटर, टूट गया है तो इट्स ओवर। आपकी मान ली गई बात है एनरिचमेंट की, लेकिन वॉर ट्रॉफी से हमें निकलना पड़ेगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट को जो उनकी मिलिट्री ने परफॉर्म कर दिया है वो उनकी तवक्कुआत से तो नीचे रहा है, तो उस तरह की बार्गेनिंग लीवरेज ईरान नहीं देगा मेरा ख्याल है। उनको भी न्यू फाउंड अपनी एडवांटेज मिली है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ उन्होंने ब्लॉक किया हुआ था, इतने अरसे से किया हुआ है, रीजनलाइज कर दिया पूरी जंग को, इजराइल को प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज कर दी, तो उनकी एक लीवरेज है जो हमें माननी पड़ेगी। ऑफिशियली ना माने, क्लोज डोर माने, हमारे सामने तो नहीं मानेंगे कोई भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।